हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 14 दिन 14 चैप्टर्स का ये जो 11वीं मैथमेटिक्स में हमने फाइनल एग्ज़ाम के लिए एक प्लेज लिया है, जिसमें हम लोग इस कदर तैयारी कर रहे हैं कि 90 प्लस लाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। एक्सटेंसिवली सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिवली सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की शुरुआत है। तो जैसे कि प्रीवियस 2 चैप्टर्स हमने किए हैं, इस चैप्टर का भी हमारा यही टारगेट रहेगा कि लगभग 90 मिनट्स के आसपास हम इस चैप्टर को ढंग से सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ इन जो सीरीज़ में ये जो लेक्चर है, आप भी देख रहे हैं कि किस लेवल की मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ और किस क्वालिटी के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को शेयर भी करिए, सो दैट कि हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक ये मेरी मेहनत पहुंच सके और मैं भी ग्रो कर सकूं। और इतिहास गवाह है, इवन ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये भी गवाह है कि हम जैसा अपने यूनिवर्स में, अपने सराउंडिंग में जिस तरह की चीज़ों को देते हैं, वैसी ही चीज़ें हमें मिलती भी हैं। अगर हम लोग हेल्प लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो हेल्प हम तक भी पहुंचती है किसी न किसी तरीके से। सो आइए स्टार्ट स्टूडेंट्स करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले वही हम लोग एक्सरसाइज वाइज, है ना, सभी एक्सरसाइजेस की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उनको क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो उसी तर्ज पे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंड मैप के ऊपर। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइज हैं भैया। तीनों एक्सरसाइज में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज़रा एक बार गौर से देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट समझना होता है। डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ द एंगल और उनके आपस में इंटर कन्वर्जन। डिग्री मेजरमेंट क्या है, रेडियन मेजरमेंट क्या है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इसके ऊपर हम लोग सवाल भी करेंगे। ठीक है, फिर माइंड मैप में जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानते हैं, उनकी डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स मतलब जो साथ वाले एंगल्स होते हैं, जैसे पाई प्लस माइनस थीटा, राइट, और 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी एक्सरसाइज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो करीबन 20 आइडेंटिटीज हैं, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर आइडेंटिटी को याद करने का एक प्यारा सा नुस्खा मैं आपको बता के चलूंगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज करेंगे एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3.1 के कॉन्सेप्ट्स के साथ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, घड़ी की दिशा से उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अगर हम लोग कोई भी एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव एंगल होता है। वेयर एज अगर एक्स एक्सिस के साथ हम लोग एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव एंगल होता है, राइट। सो इट वाज पॉजिटिव थीटा बट इट इज नेगेटिव थीटा। ठीक है, ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एंगल कन्वर्जन के लिए। सो बेसिकली अभी तक हम लोग डिग्रीज पढ़ते आ रहे हैं ना, छठी क्लास से आज तक हम लोग वही डिग्री में ही एंगल को नापते आए हैं। जो हमारे पास प्रोट्रैक्टर होता था उससे हम लोग डिग्री में ही एंगल बनाते भी थे। ठीक है ना, यहाँ पे बस आपको एक नई यूनिट समझनी है कि भाई पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी कि रेडियन एक यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट का डिग्री से कैसा लेना देना है कि हम कह रहे हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे भैया कि सर पाई की वैल्यू तो 3.14 होती थी। हाँ, पाई की न्यूमरल वैल्यू हमारे पास लगभग 3.14 होती थी। ठीक है ना, ये लगभग वैल्यू है ना, इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो जब मैं कह रहा हूं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री तो इसका मतलब ये भी है कि 3.14 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है ना,
तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, बट हम इस तरीके से यूज़ नहीं करते, हम यूज़ ऐसे ही करते हैं। यहाँ से हमने जितने भी डिग्री वाले एंगल हैं उनको पाई की टर्म्स में जानना शुरू कर दिया। जैसे अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो पाई बाई 2 बेसिकली अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। और हम लोग ये बार बार, ये जो सी है, छोटा सा सी है, ये रेडियन का साइन होता है ना, ये जो छोटा सा सी है ये रेडियन का साइन होता है, बट हम ये लिखते नहीं हैं, है ना, क्योंकि अभी हम आगे चल के ये प्रूव करने वाले हैं कि रेडियन और रियल नंबर्स बेसिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम लोग जो एंगल रेडियन का होता है उसको ऐसा रियल नंबर ट्रीट कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग सी, ये जो छोटा सा साइन है रेडियन का, ये नहीं लिखते हैं। ऐसे ही पाई बाई 6 बेसिकली 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, पाई बाई 4 जो है आपका 45 डिग्री होगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इस तरीके से हमने अपना रेडियन और डिग्री के एंगल का एक तरीके से इंटर कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बेसिकली इस फॉर्मूले की कहानी क्या है, ठीक है ना, इसको जरा हम समझते हैं। वो कहता है कि भैया ये एक सेक्टर है, राइट। सेक्टर होता है सर्कल का एक बेसिकली, ठीक है ना, पोर्शन, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, अपना पिज़्ज़ा खाने वाला पिज़्ज़ा, तो ये पिज़्ज़ा की एक स्लाइस है, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेंथ है, राइट, ये वाली जो है, ठीक है, दिस लेंथ, ये आर्क है बेसिकली, और ये आर्क की जो लेंथ है वो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। और ये इस सेक्टर का रेडियस है, क्या है भैया, इस सेक्टर का ये रेडियस है। तो इस रेडियस में, इस लेंथ ऑफ आर्क में और इस थीटा में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और यहाँ से जो थीटा मिलता है वो हमें रेडियन की टर्म्स में मिलता है, डिग्री की टर्म्स में नहीं मिलता, वो हमें रेडियन की टर्म्स में मिलता है। तो थीटा बेसिकली हमें रेडियन के टर्म्स में मिलता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बच्चों, जिसके तहत जो है हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमें एक बहुत बड़ी मदद मिली, क्या मिली, कि हम लोग रेडियन को रियल नंबर के तौर पे ट्रीट करने लगे। और तभी होता क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन में हमें बेसिकली एंगल पुट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम डोमेन में यानी कि इनपुट में एंगल पुट ना करके रियल नंबर्स पुट कर रहे होते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एंगल इन रेडियन और रियल नंबर इक्विवेलेंट होते हैं। इस बात को हम सिद्ध कर रहे हैं अब, किस बात पे, इस हिसाब से कि रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। उसके लिए हमने क्या करा, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रेडियन और रियल नंबर्स इक्विवेलेंट कैसे हैं। देखो सिंपल है, एक सिंगल 1 यूनिट रेडियस का आप एक सर्कल बनाओ, ठीक है, सर्कल बना लिया सर, ठीक है। अब मैंने एक तो मेरे पास सर्कल हो गया और एक मैं ले रहा हूं यहां पे नंबर लाइन, ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन होगी, ये 0, ठीक है ना, ये एक तरीके से 1, ये 2, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ये नंबर लाइन होगी। अच्छा, नंबर लाइन पे क्या होता है आपका, नंबर लाइन पे रियल नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब ये जो नंबर लाइन है वो हमारी पतली सी है, मतलब फ्लेक्सिबल है, बेल्ट की तरह, ठीक है। तो हमने इसको इसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करी। ये जो रियल नंबर लाइन थी हमने सर्कल पे चिपकाने की कोशिश करी। तो लेट्स से ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है सर, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, क्योंकि ये नंबर लाइन पे ये 1 यूनिट था, तो जब ये हमने चिपकाने की कोशिश करी तो ये लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क बेसिकली कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, ठीक है। अच्छा, रेडियस भी अपनी 1 यूनिट ही है। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से, भैया लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन को चिपका के हमने मेजर करा कि यार ये वाली आर्क की लेंथ 1 यूनिट बैठेगी, रेडियस भी 1 यूनिट, ठीक है, तो इससे एंगल भी 1 रेडियन आएगा। तो हमने एक चीज देखा यार कि 1 रेडियन एंगल मिल रहा है किससे, नंबर लाइन पे 1 यूनिट डिस्टेंस से, नंबर लाइन पे 1 यूनिट डिस्टेंस से हमें यहाँ पे 1 रेडियन एंगल मिल रहा है। तो इसलिए हमें ये पता चल गया कि यार 1 यूनिट डिस्टेंस से अगर हमें, है ना, 1 यूनिट डिस्टेंस से 1 यूनिट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है, से हमें अगर 1 रेडियन एंगल मिल रहा है तो रेडियन और रियल नंबर इक्वल हुआ कि नहीं हुआ,
ठीक है। सो इसीलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हालांकि उनके इनपुट में हमें एंगल डालने चाहिए रेडियंस में, लेकिन हम रियल नंबर डाल रहे होते हैं क्योंकि रेडियन और रियल नंबर इक्वल चीज होती है। ये बहुत ही प्यारी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। सो यहां पे स्टूडेंट्स हमारा ये 3.1 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। हालांकि इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे विद्यावाइज ऐप पे भी मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट स्टिल अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, अब क्या होगा, अब हम लोग आगे चलेंगे और 3.1 के जितने भी इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो पार्टी, लेट्स गो पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भैया? पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यानी कि ये जो एंगल है वो डिग्री और मिनट्स में दिया हुआ है। नाउ ये डिग्री और मिनट्स की क्या कहानी मैं आपको बता देता हूं कि 1 डिग्री में बेसिकली 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो मिनट का साइन है, ठीक है, राइट है क्या? और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, ये सेकेंड्स का साइन है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसने कहा भैया ये डिग्री का एंगल है, हमें रेडियन का एंगल निकालना है। सबसे पहले तो इसका नेगेटिव साइन ड्रॉप करके मैं 47 डिग्री और ये 30 मिनट। अब आप सोचो कि क्योंकि 60 मिनट्स में 1 डिग्री होता है तो 30 मिनट्स में हाफ डिग्री होगा कि नहीं होगा सर, है ना भाई। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि यार ये 47 डिग्री प्लस एक आधा डिग्री और भी है, ठीक है, 30 मिनट की जगह, है ना। सो यानी कि जो बेसिकली जो हम लोग 47 डिग्री 30 मिनट्स को बोल रहे हैं, ठीक है, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नाउ इस चीज को हटा दूं, चलिए अब 2 सत्ते 14। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 2 सत्ते 14 का 4 का असल को 1, 2 चौका 1 9 और प्लस ये तो 95/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। अब स्टूडेंट्स यहां पे इंटर कन्वर्जन रूल कैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि सर हमें पता है कि 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होगा सर? पाई अपॉन 180 रेडियन, राइट है क्या सर? और 95/2 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होगा? जब 1 डिग्री के अंदर इतना रेडियन है तो 95.2 डिग्री का मतलब 95/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस मच ऑफ रेडियन, ठीक है। आप चाहो तो 22/7, ठीक है, पुट भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे 5 एकम 5, ठीक है, और 5 निम 45 और यहाँ पे 19 पाई अपॉन 2 इंटू ये कितना हो गया? 5 3 15 और 5 6 30, ठीक है। सो 36 दूनी 72, ठीक है। सो 19 पाई अपॉन 72 पाई, दिस मच ऑफ रेडियन, ठीक है। सो दिस मस्ट बी आवर आंसर। सो 19 पाई अपॉन 72। अच्छा, सारी कहानी ये भी थी कि भाई क्योंकि फाइनली हमसे इसका नहीं इसके नेगेटिव का आंसर पूछा था तो हम लोग फाइनली ये भी लिख सकते हैं एंड हेंस हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि -47 डिग्री 30 मिनट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 19 पाई अपॉन 72 रेडियन, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव है तो पूरा पॉजिटिव को सॉल्व करके बाद में अपन नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। अदरवाइज यहां पे सारे स्टेप्स में नेगेटिव लगाना पड़ता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। सभी भाइयों को यह सवाल खूबसूरती के साथ क्लियर है क्या? यानी कि सर डिग्री को तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे सर, ठीक है। डिग्री को तो हम लोग हमेशा रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी कि 1-2 नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है।
अब बारी आती है कि सर क्या रेडियन को भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे? यस ऑफ कोर्स कर पाएंगे। तो उसी के ऊपर एक सवाल ले लेते हैं सर। ठीक है, ले लें क्या एक सवाल ले लिया हमने। अब उसने कहा कि सर फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ये एंगल अब हमें रेडियन की टर्म्स में दे रखा है, हमें इसका है ना, दिस इज -4 रेडियन, हमें इसका क्या निकालना है सर? हमें इसका डिग्री मेजर निकालना है सर। ठीक है, तो वी ऑल नो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, सो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, सो इसका मतलब 4 रेडियन बराबर 4 इंटू 180 बटे पाई डिग्री, दिस मच ऑफ डिग्री ना। अच्छा, उसने ये भी बोल दिया कि पाई का वैल्यू 22/7 इस्तेमाल कर लो सर, तो 4 रेडियन बराबर 4 इंटू 180 और पाई का वैल्यू 22/7, तो अपॉन 7 तो ऊपर चला जाएगा, दिस मच ऑफ डिग्री। अब सर यहाँ पे है ना आंसर लिखने को, तो देखो अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो इतना आंसर भी लिख के आ जाएगा। ठीक है, बस फाइनली क्या कर देना, फाइनली ये कर देना कि भैया क्योंकि हमसे -4 रेडियन का पूछा था तो फाइनली माइनस साइन लगा देना। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस बात की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं सर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, सो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सर ये आ जाएगा 360, 18 दूनी 36, 360 इंटू 7, तो 7 6 42 का 2 का असल को 4, 7 21 और 4 25, 2520 बटे 11। ठीक है, दिस मच ऑफ डिग्री की बात चल रही है अभी आज की तारीख में। जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा सर? 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3, और अगेन अब 11 दूनी 22, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 11 ने 99, तो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या सर हम लोग? तो देखिए 229 डिग्री प्लस आगे के पोर्शन को छोड़ दो, लेकिन 229 डिग्री तो मैच कर गया ना भाई। नेगेटिव साइन तो बाद में भी ले आएंगे, लेकिन 229 डिग्री वाला आंसर अपना सही हो गया। ठीक है, तो सिंपल डिवीजन करके इतनी बात लिख सकते हैं कि आप लोग। ठीक है, और ये सब किसकी वैल्यू है? ये एक्चुअली में 4 रेडियन की वैल्यू चल रही है ना, ये सब 4 रेडियन की वैल्यू चल रही है। ठीक है सर, वेरी वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर? अब ये 1/11 डिग्री को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, कैसे सॉल्व करें? तो सर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स है, सो 1/11 डिग्री बराबर 1/11 इंटू 60 मिनट्स हो जाएंगे, राइट है क्या? ऐसा लिख सकता हूं क्या सर मैं? तो इट मीन्स वी हैव 60/11 मिनट्स, राइट है क्या? तो जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा 60 को, सो 11 5 ज़ा 55, 10 में से 5 गया 5, तो मेरे को जो मिला है वो क्या मिलेगा भैया? 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट्स। ठीक है, 5 प्लस 5/11 भाई, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यानी कि यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। ठीक है सर, ये काम हो जाएगा। बाकी सब काम आप रफ में भी कर सकते हैं, ये सब काम आप रफ में भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब मैंने इसको हटा दिया, अब ये बचा 5/11 मिनट। अब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 5/11 मिनट बराबर कितने सेकेंड्स होंगे? 5/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया? 6 पंजे 300, तो 300/11, तो 11 दूनी 22, 10 में से 2 गया 8, 0, 11 7 77। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आगे हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा भाई, ये जो वैल्यू है ना, अगर आप इसको देखेंगे बहुत ध्यान से,
तो वही बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज 27 प्लस 3/11 सेकेंड्स, है ना, 27 सेकेंड्स प्लस 3/11 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स को मैं फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उतनी छोटी यूनिट की जरूरत भी नहीं है, तो मैं इसको सीधा सच्चा क्या ले लूंगा भैया कि भाई अब ये जो मिनट की क्वांटिटी थी तो मैं इसको 229 डिग्री 5 मिनट और इस क्वांटिटी को लगभग 27 सेकंड्स में मान लूँगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा जैसे 3/11 तो छोटा हो गया, मान लो ये हाफ सेकंड आ जाता तो भी मैं इसको राउंड ऑफ करने की सोचता, बट अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। तो 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड्स। ठीक है, सो दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 2 मार्क्स में ही आपसे पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब जो स्कूल एग्जाम्स है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? यस, बट अब इसको हटा दे रहा हूं मैं। मेरे को क्या पूछा था, -4 रेडियन, तो मैं माइनस साइन लगा दूंगा, तो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। क्लियर है क्या सर? ऑल राइट, आ रहा है सर आपको समझ में, है ना? तो हमने डिग्री से रेडियन का एक क्वेश्चन कर लिया, रेडियन से डिग्री का एक क्वेश्चन कर लिया बच्चों। ठीक है, चलिए अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 3.1 के ही एक सवाल पे। ठीक है भैया, तो 3.1 के ही एक सवाल पे प्रोसीड कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेंथ थीटा इक्वल टू L/R फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए जरा इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है सर? कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी सर, ये बात ध्यान रखिए। एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर अपन ने लिया है। अच्छा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये वाला जो रेडियस है ये भी 20 सेंटीमीटर, पर रेडियस तो रेडियस ही होता है। ठीक है ना? फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछा है उसने, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क नहीं बताया है उसने, हमसे बताया है कि द सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन हमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ ऑफ द आर्क हमसे अब पूछा है। ठीक है, सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आसान है। क्या करना है भैया, ये साफ साफ हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है, 20 20 20, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ये एंगल डेफिनेटली 60 डिग्री होगा। और अगर 60 डिग्री है तो रेडियन की टर्म्स में ये π/3 रेडियन होगा। ठीक है ना, π/3 रेडियन होगा। सो एज वी नो कि थीटा इज इक्वल टू L/R, तो थीटा हमारा रेडियन की टर्म्स में कितना है, π/3, और लेंथ ऑफ आर्क हमें चाहिए, रेडियस हमारी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हो जाएगा भैया 20 π/3। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7, तो वो आप मैक्स टू मैक्स कर सकते हो, अदरवाइज तो लेंथ दिस मच ऑफ सेंटीमीटर ही आएगी। तो आंसर क्या है, 20 π/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अदरवाइज जो अदर रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपने करे भी होंगे। क्लियर है क्या बच्चों? राइट है क्या? सो हालांकि 3.1 को बहुत ज़्यादा बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं कि अरे यार 3.1 में क्या ही है, बट 3.1 में छोटी छोटी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू करती हैं। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग 3.2 के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन वापस 3.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको सबको करेंगे। ठीक है, तो 3.2 में छोटी छोटी बहुत ही प्यारी प्यारी और इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको कवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी। ठीक है, चलिए तो गाइस, दिल का दरिया
बह ही गया। ओके, सो पहले तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि जब आपने पिछले साल मतलब जब आप 10वीं क्लास में थे, तो अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, तो आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये जो वैल्यू थी, ठीक है, ये कहाँ तक पढ़ रखी थी? तो आपको जनरली ये वैल्यू जो है वो 30 डिग्री पे पता थी। मतलब ये अगर हमारा ये बेसिकली अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 30 डिग्री पे पता थी आपको, 45 डिग्री पे पता थी और 60 डिग्री पे पता थी, राइट। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको 90 डिग्री पे पता थी, ठीक है। और पता भी सिर्फ कहाँ से कहाँ तक थी? सिर्फ इतनी वैल्यूज पता थी आपको, और इन्हीं को रेसिप्रोकेट करके आप इतनी वैल्यू का आपको आइडिया हो गया था। ये बात मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ ना? कि भाई सर बचपन में 10वीं क्लास में हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू याद थी और उसी को रेसिप्रोकेट करके हम लोग कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज निकाल लेते थे। एम आई राइट? तो साइन थीटा की वैल्यूज कैसे याद करते थे हम लोग? कि भाई 30 पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और फिर यही वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, √3/2, ठीक है, कॉस थीटा की, फिर 1/√2 और फिर 1/2 कहाँ पे? 60 डिग्री पे। तो यानी कि जो वैल्यू साइन की 30 पे होती है वो कॉस की 60 पे होती है, जो वैल्यू साइन की 60 पे होती है वही वैल्यू कॉस की 30 पे होती है, और 45 डिग्री पे तो दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसी को ही फिर हम लोग क्या कर देते थे? डिवाइड करके मतलब डिवाइड करके कैसे? डिवाइड करके कि भैया साइन 30 अपॉन कॉस 30 करके हम लोग टेन 30 की वैल्यू ले आते थे, साइन 45 अपॉन कॉस 45 करके टेन 45 की वैल्यू ले आते थे, और साइन 60 अपॉन कॉस 60 करके हम लोग टेन 60 की वैल्यू ले आते थे, और उसी को रेसिप्रोकेट करके हम लोगों ने रिमेनिंग अपने वैल्यूज निकाल लिए थे, ठीक है। यहां तक क्लियर था सबको? अब पॉइंट ये है कि ये जो जीरो है, ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 0 है, ये 90 है, और ये 180 है, और ये 270 है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि जब हम लोग क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो यहां पे 0 पड़ता है, यहां पे 90 पड़ता है π/2, यहां पे पाई पड़ता है, यहां पे 3π/2 पड़ता है, और यहां पे वापस से 2π पड़ता है। तो इनको सबको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी कि ऐसे एंगल्स जो क्वाड्रेंट्स को डिवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। अब अगर मुझे किसी तरीके से साइन की और कॉस की वैल्यू, ठीक है, वो इन क्वाड्रेंटल एंगल्स पे पता चल जाए, तो इमेजिन करो अगर साइन कॉस पता चला तो टेन भी पता चल जाएगा, और साइन कॉस 10 पता चला तो मेरे को कॉट सेक और कॉसेक भी पता चल जाएगा। इसीलिए एक जादुई सर्कल में आपको बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है ना, उससे ये रिमेनिंग वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जादुई सर्कल क्या है सर? जादुई सर्कल है ये, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट एक चीज होती है, क्या चीज होती है? कि भाई अगर आप रेडियस 1 यूनिट का एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना, तो किसी भी थीटा एंगल पे, है ना, किसी भी थीटा एंगल पे ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो cos थीटा होगा, और ये जो y कोऑर्डिनेट होगा वो sin थीटा होगा, राइट है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं कि दीज आर कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स ये किस तरीके से निकलते हैं कि भाई x एक्सिस के साथ अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान के चलो थीटा एंगल है और ये रेडियस 1 यूनिट है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो cos थीटा sin थीटा होंगे, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा और ये y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो हमने यही वाला दिमाग लगाया और हमने कहा कि यार ये जब ये थीटा 0 होगा, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जब ये थीटा 0 होगा तो यानी कि ये वाला पॉइंट हमें क्या मिलेगा? cos 0 sin 0। तो जो cos 0 की वैल्यू होगी, राइट, वो हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जो sin 0 की वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा भैया? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे मुझे वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर एक यूनिट रेडियस का सर्कल है तो ये लेंथ वैसे भी 1 यूनिट हुई, ठीक है,
और 1 यूनिट होने की वजह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो 1,0 ही होने थे, तो इसलिए मुझे cos 0 की वैल्यू और sin 0 की वैल्यू पता चल गई कि यार cos 0 पे 1 होता है, sin 0 पे 0 होता है। सिमिलरली ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैसे भी, क्योंकि ये जो लेंथ है ये भी 1 यूनिट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,1 होने थे, बट क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो 0 बेसिकली cos 90 की वैल्यू होगी और 1 बेसिकली sin 90 की वैल्यू होगी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, दोनों तरीके से देखिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ 1 यूनिट है तो 0,1 होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम एंगल से बात करें तो ये cos 90 की वैल्यू होगी और ये sin 90 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। सिमिलरली ये 1 यूनिट डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट्स -1,0 होना था, लेकिन क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल है ना, ये 180 डिग्री एंगल है तो ये वैल्यू cos 180 की होगी और ये वैल्यू sin 180 की होगी। तो sin पाई की वैल्यू हमें 0 मिल गई, sin cos पाई की वैल्यू हमें -1 मिल गई, ठीक है भैया। सिमिलरली यहां तक अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये 3π/2 एंगल है, ठीक है, और ये लेंथ तो फिर भी 1 यूनिट ही है, तो ये कोऑर्डिनेट्स तो 0,-1 ही होने थे, तो ये डेफिनेटली ये जो x कोऑर्डिनेट है ये आपको cos 3π/2 की वैल्यू दे रहा है और y कोऑर्डिनेट sin 3π/2 की वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से हमने cos 0 sin 0, cos 90 sin 90, cos 180 sin 180 और cos 3π/2 sin 3π/2 इन सब पे वैल्यूज जब एक बार एक्वायर कर ली, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल में जाके यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि भैया sin 0 पे, ठीक है, और 2π पे 0 वैल्यू है, 90 पे 1 है, पाई पे 0 है, 3π/2 पे -1 है, cos 90 पे 0 है, पाई पे -1 है और 3π/2 पे 0 है, और इन्हीं को डिवाइड करके भैया 1/0 बेसिकली नॉट डिफाइंड लिख देंगे हम लोग, और 0/1 बेसिकली हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये याद रखने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं एक चीज आपको और भी बता दे रहा हूं यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है कि एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल्स आते हैं, राइट, एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल्स आते हैं जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 आते हैं, फिर पाई आता है, फिर 2π आता है, फिर 3π आता है। इन एक्स एक्सिस के एंगल्स पे साइन हमेशा 0 होता है, तो इसलिए हमने यहां लिख रखा है कि इफ sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या है, 1π 2π 3π 4π 5π 6π, ठीक है ना। यानी कि ये सब क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के एंगल्स होते हैं, एन पाई बेसिकली एक्स एक्सिस के एंगल होते हैं, और वाई एक्सिस का जो एंगल होते हैं, है ना, वाई एक्सिस पे जो एंगल होते हैं, वाई एक्सिस पे कौन से एंगल होते हैं, π/2 होता है, फिर 3π/2 होता है, फिर 5π/2 होता है, फिर 7π/2 होता है। यानी कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। क्या है ये, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहां पे cos हमेशा 0 होता है ना, तो cos हमेशा 0 होता है कहां पे, वाई एक्सिस के एंगल्स पे, और वाई एक्सिस पे कौन से एंगल्स आते हैं, ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ π/2। सो अगर cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, राइट है क्या बच्चों, क्लियर है क्या। सो वंडरफुल चीज है ये, है ना, इसको भी एंटायरली नोट कर लेना आप, अगर वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं, बहुत काम में आने वाली चीज है, ठीक है। और फिर ये पूरी की पूरी टेबल भी आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स यहां के बाद जैसे ही हमने ये पढ़ लिया है, अब हम लोग छोटा सा एक पोर्शन ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी ग्राफ, डोमेन और रेंज, है ना, फटाफट से उसको देख लेंगे, राइट। और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट अलाइड एंगल्स, फिर हमें क्या हो जाएगा कि भाई हम लोग 3.2 के क्वेश्चंस को करने के केपेबल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा थ्योरी भी ज़्यादा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है तो थ्योरी भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है ना सभी को भाई, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, हमें भी पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर करना है, तो इसीलिए हम भी थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चीज़ें आपकी कवर होती जा रही हैं, वो आपकी जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो एक लेवल पे पहुंच रही होगी, ठीक है ना, जो डिमांड कर रही होगी सर चलो
अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोलती पब्लिक, है ना। चलिए सो अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ठीक है, जरूरी है सर, ठीक है। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ग्राफ बेसिकली वैसे ही आते हैं जैसे हम लोग 10वीं क्लास में ग्राफ बनाते थे। भाई हमको भी पता है यार क्या कि साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, राइट, π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के हमने ये ग्राफ बना देना होता है, ठीक है। अच्छा, साइन एक्स की बात करूं तो जो डोमेन है सर, है ना, डोमेन है सर, साइन एक्स का डोमेन क्या है भैया, ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर आप इनपुट में डाल सकते हैं, ठीक है ना, सभी रियल नंबर्स पे साइन एक्स डिफाइंड है। बट अगर रेंज की बात करें तो आपको दिख भी रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू इसकी -1 तक और मैक्सिमम 1 तक, ठीक है ना। सो मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 तक, ठीक है, राइट है क्या, वेरी गुड। सिमिलरली हम लोग cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब cos की वैल्यू आपको भी पता है सर क्या, कि cos बेसिकली 0 पे कितना होता है ना, 1 होता है, ठीक है, और π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होगा, ठीक है, और 3π/2 पे अगेन 0 होगा, 2π पे अगेन इसकी वही वैल्यू होगी जो cos 0 की वैल्यू है। तो ऐसे जोड़ के हमने ये cos का ग्राफ बना देना होता है, ठीक है। और सर इसका भी डोमेन सेम, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और रेंज है जो सर वो है -1 to 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है पीरियड सॉरी, है ना, पीरियड। सो पीरियड का मतलब क्या है कि कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है। तो देखिए साइन और कॉस दोनों के ही केस में, साइन और कॉस दोनों के ही केस में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि 0 से 2π के बाद ये ग्राफ रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। सो 2π इसका पीरियड है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 0 से 2π के बाद फिर से ये ग्राफ अपनी शेप दोबारा से रिपीट करनी शुरू कर देगा, एंड दैट इज वाई पीरियड 2π है, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए ना। आप कहेंगे सर आप तो तेज़ी से भगा रहे हो बस, क्योंकि दिस इज़ अ रिवीजन काइंड ऑफ लेक्चर ना, ये रिवीजन काइंड ऑफ लेक्चर है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग 10 पे चलेंगे सर। 10 का क्या सीन है भैया, तो 10 का ग्राफ आप देख सकते हैं, है ना, ये ब्लू वाला ग्राफ जो है। एक तो 10 को मैं बता दूं कि क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x है, तो cos x जहां 0 होता है वहां पे 10 का ग्राफ डिफाइन नहीं होता, और cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 10x ग्राफ जो है वो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए उन्होंने π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 पे ये लाइंस खींच रखी है कि भैया यहाँ पे ग्राफ डिफाइन नहीं है। बाकी जगहों पे इंक्रीजिंग ग्राफ होता है इस तरीके से, है ना, जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इसका पीरियड पाई है, यानी कि हर पाई इंटरवल बाद ग्राफ अपना रिपीट करना शुरू कर देता है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे हर पाई इंटरवल बाद ग्राफ रिपीट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि cos x 0 होगा तो वहाँ 10x डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज जैसे कि मैंने आपको बताई कि मिनिमम वैल्यू इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। cot x का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस वो जैसे यहाँ पे क्या है कि x के बढ़ने से y बढ़ रहा है ना भैया, x इस डायरेक्शन में बढ़ता है ना, x इस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो इस डायरेक्शन में जाते जाते आप क्या देख रहे हो कि y की वैल्यू बढ़ रही है। cot x में ये वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि जब हम लोग x एक्सिस की डायरेक्शन के अलॉन्ग चलते हैं तो वैल्यू घटती है ना, जैसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे वैल्यू घट रही है ना, ऐसे, ठीक है। सो कंटिन्यूसली घट रही है। इसमें भी जो इंटरवल है वो पाई का ही है ना, पाई पीरियड का ही इंटरवल है। सो अब यहाँ पे क्या है कि भैया डिनोमिनेटर साइन एक्स 0 कहाँ होता है, n पाई पे, तो n पाई पे ये ग्राफ डिफाइन नहीं होता। तो देखो ये ग्राफ 0 पे डिफाइन नहीं होगा, है ना, 0 पे भी डिफाइन नहीं होगा, -पाई पे, -2π पे, पाई पे, 2π पे ये डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, हर पाई इंटरवल बाद ये ग्राफ रिपीट भी कर रहा है, तो इसकी पीरियोडिसिटी पाई हुई, ठीक है। अच्छा, हमने जैसे कि बताया कि भाई जहाँ साइन एक्स 0 हो जाएगा वहाँ पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, तो डोमेन में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और ग्राफ
वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से धीरे धीरे जब हम लोग एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को बढ़ते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को डिक्रीज होती है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी डिक्रीज हो रही है तो रेंज में ऑल रियल नंबर्स ही ऑक्यूपाई हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा है ये आपका जो cot x का और tan x का ग्राफ भी है, ठीक है। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे sec x और cosec x के ग्राफ डोमेन और रेंज के ऊपर, ठीक है। तो sec x क्या है सर, 1/cos x, ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर में cos x है तो यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे तो ये ग्राफ डिफाइंड नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ डिफाइन नहीं हो पाता है। अच्छा, इस ग्राफ को बनाने की एक बहुत प्यारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि अगर आपको sec x का ग्राफ बनाना है ना तो आप पहले cos x का ग्राफ बना लो, cos x का ग्राफ बना लो ना। क्या बना लो भैया आप, cos x का ग्राफ बना लो, ठीक है। तो जैसे ही आप cos x का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपने cos x का ग्राफ बना लिया। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली में आपको cos x का ग्राफ नहीं चाहिए, आपको तो sec x का ग्राफ चाहिए। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता चल गया था कि भाई ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे तो sec x डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। तो आपने इसकी डोमेन कह दी कि भैया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ दो, कहां से, रियल नंबर में से, तो डोमेन मिल जाएगी। तो अब ऑड मल्टीपल π/2 कैसे होते हैं, π/2, ठीक है, और 3π/2 और -π/2 और -3π/2। तो ये हमने वर्टिकल लाइंस खींच दी, डॉटेड लाइंस। इन डॉटेड लाइंस को आप चाकू की तरह मानिए, है ना। और इन चाकुओं ने क्या किया, जो आपका cos x का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था इसको काट दिया, ठीक है ना। अब जब काट दिया है ना, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि भैया आपका ये cos x का ग्राफ यहां से यहां तक कट गया है, ठीक है, यहां से यहां तक कट गया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको पलट देना है ना, ऐसे पलट देना है। तो जब आप इसको पलट दोगे तो आपको फिर sec x का ग्राफ मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लो ग्राफ यहाँ से कट गया, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये वाला बचा, तो इसको पलट दो तो sec x का ग्राफ बन जाएगा। ऐसी जैसे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ मिला, काटने के बाद इसको पलट दो तो आपको sec x का ग्राफ मिल जाएगा। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ कट के मिला आपको, तो इसको पलट दो तो ऐसे ही आपको sec x का ग्राफ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि cos x का ग्राफ बनाना है, ये लाइंस cos x के ग्राफ को काट देंगी और फिर आपको क्या करना है, हर कटे हुए हिस्से में, है ना, ग्राफ को पलट के लिख देना है ना, ग्राफ को ऐसे पलट के लिख देना है, इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। सो ऐसे करके हमारा ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो ऐसे करके हमें ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, रेंज हमें साफ साफ पता चल रही है कि यार 1 से तो इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू, और यहाँ पे -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू, ठीक है। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाती है, ठीक है सर। क्लियर है क्या, है ना। चलिए, बहुत ही खूबसूरत। अब बात करते हैं cos x की। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने sec x में जो काम किए हैं वही cos x में करेंगे कि भैया डोमेन, क्योंकि cos x एक्चुअली कितना होता है, cos x अगर मैं बात करूं तो इट इज 1/sin x। तो जहां पे sin x 0 हो जाएगा यानी कि n पाई पे, तो n पाई पे तो ये ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, राइट। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सिंपल हमें sin x के ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है ना, और n पाई पे से काट देना है, पाई से, 2 पाई से, 3 पाई से काट देना है, ठीक है, और फिर ग्राफ को रिवर्स कर देना है। तो बिल्कुल जैसे sec x का ग्राफ आया था वैसे ही cos x का ग्राफ आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, पाई से, है ना, देखो ना, 0 से, पाई से, 2 पाई से, राइट, और -पाई से और -2 पाई से, ऐसी जगहों से sin x के ग्राफ को काट देना है आपको, है ना। आपको बेसिकली sin x के ग्राफ को काट देना है, sin x के ग्राफ काट के और फिर इसको पलट देना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहां से आपको फिर cos x का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमें साफ दिख रही है सर कि दिस इज, देखिए ना, 1 से लेके और ये फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ना, क्या बोलते पब्लिक, 1 से लेके, राइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है ना मामला, है ना। दिस इज 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और ऐसे यहाँ पे -1 से
-1 से इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी हमारा रेंज हो जाता है सर। ठीक है सर, क्लियर है क्या? तो ग्राफ, डोमेन और रेंज भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पूरी ढंग से कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने पहले कभी भी एक बार भी पढ़ा होगा तो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, क्योंकि ये एक तरीके से रिवीजन वाला एक वन शॉट है। ठीक है, रिवीजन वन शॉट इज हियर। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स। मतलब हमने बहुत बार देखा होगा कि साइन प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, है ना, ये क्या होता है बेसिकली, है ना, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, ये सब वैल्यूज हम किस तरीके से निकालते हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स, तो अब देखो यहां पे हमें सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या 2-3 बातों का ध्यान रखना है? देखो भैया, जब ये हम ये करते हैं, है ना, क्वाड्रेंट बेसिकली लिखते हैं, तो यहां पे ध्यान देना है आपको कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के एंगल्स कौन कौन से हैं सर? इट इज 0 डिग्री, है ना, 0 रेडियन, इट्स π/2, यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आ जाता है, और ये 3π/2 आ जाता है, राइट, और ये अगेन 2π आ जाता है। ठीक है, राइट है क्या? अब ये जो एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं, राइट, इन पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, राइट है क्या? फंक्शन चेंज नहीं होता। तो मैंने लिख रखा है कि ऑन एक्स एक्सिस एंगल्स फंक्शन डू नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। और ये जो वाई एक्सिस के एंगल्स हैं ना, वाई एक्सिस के एंगल्स हैं, यहां पे फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है। अब क्या फंक्शन चेंज होता है वो बताता हूं, कि अगर, है ना, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है। अगर साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन है तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट है तो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक है तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है। अब ये जानकारी मैं कैसे लगाने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए बच्चों, थीटा एक एक्यूट एंगल होता है, सभी को पता है, थीटा एक एक्यूट एंगल है। अब कभी भी समझना कि एक्स एक्सिस से अगर हम लोग थीटा एंगल ले रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। इनफैक्ट अगर मैं 2π प्लस थीटा भी बोल रहा हूं ना, तो भाई देखो जहां पे 0 है वहीं पे 2π भी है, तो 2π प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो ये समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस थीटा और 2π प्लस थीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई π/2, देखो यहां से लेके यहां तक π/2 था ना, तो π/2 माइनस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं π/2 प्लस थीटा बोलूं तो ये कहां आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बैठता है। 3π/2 माइनस थीटा, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक तो 3π/2 है ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3π/2 माइनस थीटा कहां आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 2π माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट आपको समझने की जरूरत है कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद हम लोग 10वीं क्लास में एक छोटी सी बात पढ़ते थे, इनफैक्ट 11वीं क्लास में भी हमने बताया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वेयर सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और उसका रेसिप्रोकल कॉस पॉजिटिव होते हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास करके भी हम लोग
याद करवाते थे। ये छोटी सी जानकारी आपको सर याद रखनी है। तो मैंने क्या क्या बताया कि भाई एक्स एक्सिस के एंगल्स पे फंक्शन चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस के एंगल्स पे फंक्शन चेंज होता है। वाई एक्सिस के एंगल पे जब फंक्शन चेंज होता है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ये तो मैंने आपको बताया कि कब चेंज होता है और कब नहीं होता है, और जब चेंज होता है तो कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने आपको क्वाड्रेंट की जानकारी बताई कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और उसका रेसिप्रोकल कॉस पॉजिटिव, ठीक है, राइट है क्या। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बात बताई कि यार कब कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा कर रहा हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 प्लस थीटा कर रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। इतनी जानकारी अगर आपको ये समझ में आ गई तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एलाइड एंगल्स पे ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार इसको नोट कर लीजिए बच्चों प्लीज, ठीक है, फटाफट से सर इसको नोट कर लीजिए। आ रहा है क्या आपको, मजा आ रहा है क्या सर, जल्दी से बता दीजिए ना प्लीज। वंडरफुल। चलिए अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे जैसे साइन पाई प्लस थीटा। अब हमें पता है कि यार पाई ना एक्स एक्सिस का एंगल है, तो पाई पे एक्स एक्सिस का एंगल है और यहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा। अच्छा, ये पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। यही थॉट प्रोसेस आपको सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स की प्रॉब्लम्स होती है सब जगह यही लगाना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये 3 पाई बाय 2 वाई एक्सिस का एंगल है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वाई एक्सिस के एंगल पे फंक्शन चेंज होता है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब देखो ना 3 पाई बाय 2 यहां होता है और माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, सो इसको आप माइनस साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। 10 पाई माइनस थीटा, अब पाई है भैया एक्स एक्सिस का एंगल तो 10 10 ही रहेगा। नाउ पाई होता कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक पाई, तो पाई माइनस थीटा बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट अगर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस 10 थीटा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 को चेक करना है कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। तो एक्स एक्सिस का एंगल था, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट है तो 10 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, इसकी भी बात कर लें बच्चों हम लोग अगर, तो 2 पाई एक्स एक्सिस का एंगल है तो कॉसेक तो कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। अब 2 पाई माइनस थीटा, जीरो से लेके यहां तक 2 पाई बैठता है और माइनस थीटा करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉसेक कैसा होता है, कॉसेक होता है नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव लगा दिया। तो ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज एट एलाइड एंगल्स आपको निकालनी है, राइट है क्या, जल्दी जल्दी से बोलो ना, क्लियर है, बेहतरीन। अच्छा, यहां पे एक चीज जो आपको बतानी है, क्या बतानी है सर, कि अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करते हैं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, राइट, टेन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, राइट, कॉट माइनस थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा। तो यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ माइनस थीटा एक्चुअली, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना।
बाकी की बाकी सारे वैल्यू आपके नेगेटिव होते हैं, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये नेगेटिव एंगल की भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है सर, ऑल राइट। तो ये सेकंड एक्सरसाइज के इंटायर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, है ना, सभी तमाम कॉन्सेप्ट्स, वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, राइट है क्या। तो हमने बेसिकली सेकंड एक्सरसाइजेस के अंदर अगर देखा जाए तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज, है ना, डिफरेंट एंगल्स पे कितनी होती है ये पढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ पढ़े हैं सभी फंक्शंस के, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स निकालनी सीखी है। ठीक है, अब इसके बाद हमें 3.2 पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हालांकि ज़्यादा नहीं है क्योंकि किताब में ही कम क्वेश्चंस हैं तो इंपॉर्टेंट भी कम ही मिले। फिर फाइनली हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 3.3 है वो है मेन मुद्दा, और उसी के ऊपर हैं सवाल। ठीक है, तो आइए विदाउट टेकिंग मच टाइम, वैसे आप ले सकते हैं टाइम, देखिए क्योंकि हम लोग रिगरस पढ़ रहे हैं, रिगरस मतलब बहुत ही फास्ट और क्या बोलते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। ठीक है, और बहुत ही फास्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो एक छोटा मोटा 5-10 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं, बट आप ध्यान रखना क्योंकि ये ब्रेक लंबा ब्रेक ना हो जाए, वैसे ही लेना है आपको, एंड देन उसके बाद फिर वापस आ जाओ और फिर आगे के जो क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हैं, है ना, उनको प्रोसीड कर सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर तो ब्रेक नहीं ले सकता ना सर। ठीक है, तो चलें क्या क्वेश्चंस पे, क्या बोलते पब्लिक, है ना, चल रहे हैं। तो चलते हैं सर सवाला पे, सवाला, है ना, 3.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। चलिए, सो 3.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। cos x की वैल्यू हमें दे रखी है और x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बच्चों, कि कोई चीज पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट। ओके सर, देखो सर, इतिहास गवाह है कि अगर आपके पास cos x है तो आप sin x निकाल लो, और एक बार sin x cos x आ गया तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो sin x निकालने के लिए हम अपने लगाएंगे 10वीं क्लास की प्रॉपर्टी कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इट इज 1 माइनस cos x का वैल्यू है -12, इसका स्क्वायर 1/4, तो इट विल कम आउट एज 3/4। तो sin स्क्वायर x का वैल्यू अगर हमारे पास 3/4 आ गया तो sin x कितना हो जाएगा सर, प्लस और माइनस √3/2। ठीक है, बट अब क्योंकि x जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो एज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन x की अपन लेंगे नेगेटिव वैल्यू। और एक बार सर हमारे पास साइन x का वैल्यू आ गया, ठीक है, और cos x का तो हमें पता ही था, तो फिर हम tan x निकाल सकते हैं। tan x कैसे, tan x की वैल्यू sin x अपॉन cos x √3, cot x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/tan x। अच्छा, sec x की वैल्यू जो है वो cos x का रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो -2,
और cosec x का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -2/√3। ठीक है सर, इज इट क्लियर टू एवरीवन सर? जल्दी से बताइएगा ना सर। ठीक है, ऑल राइट सर जी, ऑल राइट सर जी, ऑल राइट सर जी, ऑल राइट सर जी। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालिए। तो एक बार sin x और cos x आना चाहिए, फिर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलें आगे, चलिए। सो लेट अस प्रोसीड टू द दिस क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि भैया x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट और cot x का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। वाओ। सो अगेन अब यहां से हम लोग देखो, वैसे तो मेरे पास cot x है तो मैं tan x निकाल सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, बट मैंने sin x और cos x निकालना। तो सर हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है सर, आपका x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वेरी गुड सर। अब cot x से तो tan x तो मिलेगा ही ना अपने को, कितना 4/3। अच्छा, अब हमारे पास एक 10वीं क्लास की आइडेंटिटी है क्या, जरा ध्यान से सोचो कि 1 + tan² x बराबर sec² x होता है। तो यानी कि sec² x की वैल्यू की बात करेंगे तो 1 + tan² x यानी कि 4 × 16/3 × 9, और ये हो जाएगा 25/9, और sec x आ जाएगा सर ±5/3। अब क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में sec x नेगेटिव होता है, सो एस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। सो sec x की हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या सर? द मोमेंट एक बार हमारे पास sec x नेगेटिव -5/3 आ गया तो cos x जो है सर वो इसका रेसिप्रोकल -3/5 आ जाएगा। और साइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना भाई, sin² x = 1 - cos² x, तो यानी कि 1 - 9/25, यानी कि 25 से कम 25 में से 9 गया 16/25। तो sin x जो है मेरे पास sin² x बराबर 16/25, तो sin x का वैल्यू ±4/5। और क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव होगा, है ना, तो अपन नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, है ना। sin x = -4/5, और एक बार sin x आ गया तो इसका रेसिप्रोकल cosec x भी निकाल सकते हैं, वो जो -5/4। तो इस तरह का 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स में, मतलब आपके स्कूल एग्जाम्स पे पूछ सकते हैं। ठीक है क्या सर? जल्दी से बता दीजिए ना प्लीज, आ रहा है आपको समझ में? हाँ जी, हाँ जी पाजी, ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? वेरी गुड। 3.2 में और भी तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना। एक तो कुछ सारे, कुछ मतलब कुछ 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हैं, है ना। 1 to 5 तक के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ये तो आप इजीली कर ही दोगे ना 10th क्लास की अपनी जो बेसिक आइडेंटिटीज है उनका इस्तेमाल करके। फिर 6 to 10th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा रूल आपको लगाना है, क्या कि 2π का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट होता है। मतलब जैसे 2π × 4 कहूंगा या 2π × 3 कहूंगा, ये सब 0 के इक्विवेलेंट है। या 360 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 और 360 डिग्री एक ही जगह लाई करते हैं। तो जब मुझे इसकी वैल्यू निकालने को कही गई तो मैंने कहा यार -1410 डिग्री है, 3 चौक 12, तो 360 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, तो 4 0 0, 4 6 24 का 4 का असल को 2, 4 3 12 2 14। तो मैंने कहा भाई -1440 + 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या इसको, है ना। और -1400 जो 40 डिग्री है इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, -4 × 360 डिग्री,
और अभी अभी मैंने ताज़ा ताज़ा बताया आपको कि 360 डिग्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल है ना, इंटीजर मतलब 1 2 -1 -2 0, तो इसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल 0 ही होगा। तो यानी कि ये क्वांटिटी आपकी 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, राइट है क्या? सो व्हाट आई विल गेट, इट इज cosec 30 डिग्री, और cosec 30 डिग्री वही होता है जो sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल cosec 30 डिग्री, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इन तरह के क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं होता, एक आध मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल 360 डिग्री या फिर 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं और आगे चल के बड़ी काम आती हैं 12वीं क्लास के अंदर भी। एंड दैट इज़ वाई मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर करके चल रहा हूँ, राइट है क्या सर? ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए तो एक सवाल और करते हैं, जैसे यहाँ पे साइन -11 π/3 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं सर इसको हम लोग? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? इट्स -4 पाई प्लस π/3, 3 चौक 12 माइनस के और प्लस 1 -11, और यहाँ पे अगेन मैं इसको -2 × 2 पाई लिख सकता हूँ क्या? और सर अभी अभी मैंने ताज़ा आपको बताया कि सर मैं 2 पाई का कोई भी मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास sin π/3 हो जाएगी, ठीक है? और sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, ठीक है? तो 3.2 में कुछ इस तरह के ही सवाल थे हमारे पास, राइट है क्या? ऑसम, ग्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, we are going to the final पड़ाव of our this greatest one shot of exam time और revision one shot of the exam time। अब हम लोग 3.3 की तरफ फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे हम लोग एंटायर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना, टोटल 20 आइडेंटिटीज़ हैं, हम लोग उसके अंदर कुछ लॉजिक्स बिठाने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको वो ईजिली बहुत लंबे समय तक याद रहे और उनको हम लोग क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सके, ठीक है? चलें क्या भैया, है ना? सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे प्रोसीड कर दें क्या सर? जल्दी से बताइएगा सर। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिवाइज करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास आती है cos A + B विच इज cos A cos B - sin A sin B। इसका मैंने एक बहुत ही अच्छा सा आपको एक हिंट भी दिया था कि आप याद रख सकते हैं, CDO रूल, मतलब cos के फॉर्मूले में डबलेट्स आते हैं, मतलब cos A cos B sin A sin B, और ऑपोजिट साइन आता है, प्लस है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है? सिमिलरली cos A - B में cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है? अब अगर हम बात करेंगे sin A + B की, तो वहां पे बेसिकली जो हमारा रूल है, ना तो डबलेट्स होते हैं ना ऑपोजिट साइन होगा, ठीक है ना? ऐसे करके हमें याद रखना है। तो sin A + B में sin A cos B प्लस cos A sin B, मतलब सेम साइन होगा, राइट है क्या? और डबलेट्स भी नहीं होंगे, तो sin A + B sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है स्टूडेंट्स? सिमिलरली sin A - B sin A cos B माइनस cos A sin B, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग ये चारों के चारों फॉर्मूले याद रख सकते हैं, राइट है क्या? अब इस फॉर्मूले में, ठीक है, अगर हम लोग A और B की जगह x ही रख दें, है ना, ABX और BBX, तो हमें cos 2x का फॉर्मूला आ जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, cos square x - sin square x, है ना? और इसमें हम लोग 10वीं क्लास वाली भाई जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी अगर लगा सकते हैं, तो cos square x को हम लिख देंगे 1 - sin square x, तो उससे 1 - 2 sin square x हो जाता है, या फिर sin square x को लिख देंगे 1 - cos square x, तो 2 cos square x - 1 हो जाएगा। और cos 2x का ये भी एक पॉपुलर फॉर्मूला है, 1 - tan square x अपॉन 1 + tan square x करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? सो ये सारे के सारे फॉर्मेट हमें इस्तेमाल में आ जाते हैं। बात करते हैं sin 2x का, तो 2 sin x cos x इसका एक फॉर्मूला है, और इसका एक वन मोर फॉर्मूला है जो कि उसकी पॉपुलर फॉर्म है, 2 tan x अपॉन 1 + tan square x, है ना? तो sin 2x को हम लोग इस तरीके से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? ठीक है, सो ये
अगर आप इसका एक नोट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, एंड देन फिर हम लोग फर्दर अपने फॉर्मूलों पे प्रोसीड करते हैं। तो यानी कि यहाँ तक 6 फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे tan a प्लस बी tan a माइनस बी पे, ठीक है। सो tan a प्लस बी इज नथिंग बट, देखिए इसको पैटर्न से याद रख सकते हैं आप कि भाई tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कुछ चीज़ें हम लोग स्टोरीज बना के याद रख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पैटर्न अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग जब बार बार यूज़ करते हैं तब हमें वो याद रह जाती हैं, है ना। सो tan a प्लस बी इज वॉट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर अगर tan a माइनस b बनाएंगे, ठीक है ना, तो सेम ऐसा ही फॉर्मूला होगा, बस साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो tan a माइनस बी में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। अच्छा, यहां से हम लोग tan 2x का फॉर्मूला भी बना सकते हैं अगर हम a और b की दोनों की वैल्यू x रख दें। तो tan 2x इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना, क्लियर है क्या। हाँ, मैंने ऐसा ही sin 2x का फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। sin 2x एक्चुअली में वो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो डिफरेंस है बच्चों, है ना, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस है, क्लियर है क्या। चलिए, अब स्टूडेंट्स 3x के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो sin 3x का फॉर्मूला इज सिंपल, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी को रिवर्स कर देंगे तो cos 3x का फॉर्मूला मिल जाएगा, 4 cos क्यूब x पहले माइनस 3 cos x, ठीक है। और tan 3x का फॉर्मूला कैसा बनेगा भैया, इट इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सो tan 3x कितना हो जाएगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। सो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको 4 और 4 8 फॉर्मूले याद रखने होते हैं, ठीक है। वो कौन से फॉर्मूले हैं, एक में हम एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक में हम मल्टीप्लिकेशन टू द एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 4 फॉर्मूले जो हैं हमारे पास वो कौन से हैं, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन वाले, यानी कि जिसमें हम लोग जैसे cos c प्लस cos d है, राइट, इसको कैसे लिखें, राइट। हम लोग के पास cos c माइनस cos d है, तो उसको कैसे लिखें, तो इसको याद करने की एक टेक्निक है। आप यहाँ पे जरा cos a प्लस बी cos a माइनस बी वाले फॉर्मूले दिखिए, तो जब भी मैं cos c प्लस cos d कर रहा हूँ ना, राइट है क्या, तो मुझे क्या करना है, देखिए ये वाली जो टर्म है 2, ठीक है, c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, ये तो सब में सेम सी ही है, राइट है क्या। बात है कि हम लोग कब कहाँ क्या क्या लिखेंगे, साइन साइन लिखेंगे या कॉस कॉस लिखेंगे, मतलब आप समझो इस तरह के फॉर्मूले में आप एक चीज को जरा बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, क्या कि इन सभी फॉर्मूलों में 2 2 2 2 है ही, ठीक है। c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2, सबके अंदर है ही, राइट है क्या। अब पॉइंट ये है कि हमें कब कब क्या क्या करना है, ठीक है ना, कब कॉस कॉस लिखना है, साइन साइन लिखना है, साइन कॉस लिखना है, कॉस साइन लिखना है, तो इसका आइडिया हमें कौन देगा। तो जैसे ही मैं कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले में जाता हूं, ठीक है, तो मेरे दिमाग में कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला आना चाहिए, और जो पहली टर्म है उसका ऑर्डर उठाऊंगा मैं कॉस कॉस, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी में, ठीक है, मुझे क्या करना है, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले का पहला ऑर्डर उठाना है। तो प्लस है तो पहला ऑर्डर उठाएंगे, नेगेटिव है, ठीक है ना, जैसे ये नेगेटिव है तो अपन नेगेटिव में दूसरा ऑर्डर उठाएंगे, तो कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में जो दूसरा ऑर्डर है उसको उठाएंगे, तो यहां पे इसलिए हमने साइन साइन लिखा है, ठीक है। फिर साइन सी प्लस साइन डी में मैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे जाऊंगा और पहला ऑर्डर उठाऊंगा, तो साइन कॉस लिखा है हमने, ठीक है। और साइन सी माइनस साइन डी के लिए हम लोग साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में सेकेंड ऑर्डर उठाएंगे, कॉस साइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है क्या, वेरी गुड। बस इन सारे फॉर्मूलों में कॉस सी माइनस कॉस डी में ये एक्स्ट्रा माइनस आता है, इसका आप ध्यान रखेंगे ना, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी सारे फॉर्मूले तो आप मेमोरी में, बैक ऑफ द माइंड में इन फॉर्मूलों से ऑर्डर उठा के बनाते चलेंगे ना, ऑर्डर उठा के बनाते चलेंगे, ठीक है। प्लस है तो पहला ऑर्डर, माइनस है तो दूसरे वाला ऑर्डर उठा के चलेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब यहां से हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला भी फॉर्म होता है,
है ना। इसको आप नोट करना चाहते हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन फॉर्म भी आती है कि 2 cos A cos B, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, ये डबलेट्स cos A cos B कहाँ मिलता है? cos A प्लस B के फॉर्मूले में, cos A माइनस B के फॉर्मूले में। तो जब उन दोनों फॉर्मूलों को ऐड करते हैं तब जाके हमें 2 cos A cos B मिलता है ना। यह मेंटल कैलकुलेशन आप करके देखिए, ठीक है। cos A प्लस B और cos A माइनस B को जब हम ऐड करते हैं तब जाके हमें 2 cos A cos B मिलता है। सिमिलरली डबलेट्स हमें फिर से cos के फॉर्मूले में मिलते हैं, ठीक है। और 2 sin A sin B चाहिए तो हमें cos A माइनस B से cos A प्लस B को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि cos A माइनस B हमें cos A cos B प्लस sin A sin B देता है, और जब हम उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे cos A प्लस B का एक्सपेंशन, राइट, तो हमें 2 sin A sin B मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 sin A cos B, अब sin A cos B बेसिकली sin A प्लस B के फॉर्मूले में मिलता है, राइट, पहली टर्म, और sin A माइनस B में भी पहली टर्म होती है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव वाली दोनों कट जाएंगी और 2 sin A cos B में मिलेगा, राइट है क्या। ऐसी 2 cos A sin B कहाँ मिलता है हमें? sin A प्लस B की सेकेंड टर्म और sin A माइनस B की भी सेकेंड टर्म। तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B करते हैं जब हम लोग, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हमें 2 cos A sin B मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जब हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही ये हमें चीज़ें ध्यान में आने लगेंगी, ठीक है ना। आप समझ में आ रहे हो ना कि भाई बेसिकली हमने करा क्या है, किसी भी एक फॉर्मूले को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो आप खुद सोचो, cos A प्लस B से हमें cos A cos B, राइट, माइनस sin A sin B मिलता है, ठीक है। और cos A माइनस B से हमें cos A cos B प्लस sin A sin B मिलेगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये इससे खत्म हो जा रहा है और वी हैव गॉट 2 cos A cos B, ठीक है। सो 2 cos A cos B हमारे पास आ रहा है। क्लियर है क्या सर? जल्दी से बताइएगा प्लीज। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। अब आइडेंटिटीज हमारी खत्म हो गई हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज को लगा के हमें जो है बेहतरीन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करना है, राइट है क्या? चलें क्या सर? चलिए तो फटाफट से, है ना, इसका एक नोट ले लीजिए। हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटायर नोट्स तो आपको मैं अवेलेबल करा ही दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर लेना। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स दी क्वेश्चंस बच्चों, है ना, क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम दी एक्सरसाइज 3.3। चलिए, सो सबसे पहला सवाल उसने पूछा है कि सर साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब अभी रिसेंटली हमने 30 पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे सब पे वैल्यू चेक करा, बट ये थोड़ा ऑब्सोल्यूट सा वैल्यू हो गया 75 डिग्री पे साइन का वैल्यू निकालना। तो सर कैसे करेंगे सर हम लोग? इट्स साइन 75 डिग्री को क्या मैं साइन 45 प्लस 35 डिग्री कर दूं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बोल दूं क्या? अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं यहां लगा सकता हूं, राइट है क्या? तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? इट इज साइन ए कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए साइन बी। और ये वैल्यू 45 और 30 पे मैं जानता हूं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 मुझे मिलेगा √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2 एंड sin 30 विल बी 1/2, ठीक है। सो क्या मैं लिख सकता हूं √3 प्लस 1/2√2। सो ये मेरे पास sin 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है क्या? सो कल को 45 माइनस 30 करके 15 डिग्री पे भी वैल्यू पूछ सकते हैं, और ऐसा किया भी है उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, 10-15 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया। तो आप क्या करोगे सर? सिंपल है, 10 45 माइनस 30, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो 10a माइनस बी इज 10a माइनस 10b, राइट, अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। सो 10 45 कितना होता है सर? 1, 10 30 होता है 1/√3, फिर
1 प्लस 1045 1 और 1030 1 अपॉन रूट 3. सो बेसिकली इट विल कम आउट एज रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. तो रूट 3 से तो रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस वी विल गेट दी आंसर, है ना. इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, ये आंसर लाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करना चाह रहे होंगे. तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. तो उससे क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी और a माइनस बी. तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab. तो यानी कि इट विल कम आउट एज रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3, और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2. तो तभी वो आंसर 2 माइनस रूट 3 आ गया. ठीक है, राइट है क्या. तो उन्होंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के चक्कर में ये आंसर दिया है. क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताएगा प्लीज, है ना. तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 3.3 में. ठीक है, क्योंकि बच्चों को जनरली 30 45 60 पे पता होती है वैल्यू, लेकिन जब 15 डिग्री और 75 डिग्री पे, और ये सिर्फ हम tan और sin नहीं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, कल को हमें वो बोलेगा कि सर cot 15 डिग्री का वैल्यू बता दो, तो अपन tan 15 डिग्री निकाल के उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, राइट है क्या. कल को हमें कोई बोलेगा cos 15 की वैल्यू निकालो, तो cos 45 माइनस 30 कर देंगे, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलें क्या सर नेक्स्ट सवाल पे चलें क्या. चलिए नेक्स्ट सवाल. अब यहां पे कुछ प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस है, और यहां से ऑनवर्ड्स मैं आपको बता देता हूं कि भाई लगभग 3.3 इटसेल्फ में ही, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस आपके एग्जाम में 3.3 के क्वेश्चंस के आने के हैं, तो इसलिए हम लोग जो है एज मैक्स एज पॉसिबल जितने भी अच्छे प्रूव डेट टाइप क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो असली चीज़ है वो है प्रूव डेट टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया. अब यहां पे ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं क्या LHS में. तो LHS में जब मैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो cos a cos b, है ना, CDO रूल, प्लस है तो माइनस sin a sin b. ठीक है, ओके ग्रेट. फिर इसको भी मैं sin cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा यहां पे LHS में. तो cos a माइनस 20 cos a cos b. ठीक है, और माइनस है तो CDO मतलब अपोजिट साइन, है ना, प्लस आएगा sin a sin b. ठीक है, ग्रेट. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो दिस इज cos 3 पाई बाई 4 बाई एक्स, है ना, इंटू cos x, और ये माइनस साइन 3 पाई बाई 4 साइन x, और माइनस cos 3 पाई बाई 4 cos x, और माइनस प्लस माइनस साइन 3 पाई बाई 4 साइन x. ठीक है, तो क्या होगा सर, दिस विल बी कैंसल्ड आउट बाय दिस, और यहां पे माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स. और साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा सर, इट्स साइन 3 पाई बाई 4 को लिख सकता हूं मैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4, और साइन पाई माइनस थीटा सर. ठीक है, पाई है एक्स एक्सिस का एंगल, राइट है क्या, तो साइन ही रहेगा ये, और सेकंड कोऑर्डिनेट है तो साइन पॉजिटिव होता है. तो यानी कि हम इसको लिख देंगे अपन साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, राइट. और भाई साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2, सो माइनस 2 अपॉन रूट 2 इट्स साइन एक्स. तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा माइनस का रूट 2 साइन एक्स, विच इज योर RHS, विच इज योर RHS. ठीक है सर, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, क्लियर है क्या. ठीक है, तो ये एक तरीके से धीरे धीरे हम लोग आइडेंटिटीज लगा के आइडेंटिटीज को याद भी कर रहे हैं और आइडेंटिटीज लगाना भी सीख रहे हैं.
धीरे धीरे ये आइडेंटिटीज़ का लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो ऐसे करके वो जितनी भी 20 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी। राइट है क्या बच्चों? चलिए, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, कह रहा कि सर प्रूव करिए LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, राइट है क्या? तो 3 टर्म्स में मैं तो ये कहूँगा कि पहले 2 टर्म्स एक साथ लो आप, यानी कि ये पहली 2 टर्म्स एक साथ, मतलब ये और ये वाली टर्म्स एक साथ लो, और बाद में हम देखेंगे कि क्या आता है उसको तीसरी टर्म के साथ ऐड करेंगे। नाउ एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि साइन ए प्लस साइन बी या फिर साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि साइन ए प्लस साइन बी, तो हमने क्या कहा था सर? हमने कहा था कि सर 2a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 तो आपको लिखना ही है। अब क्योंकि प्लस साइन है तो साइन ए प्लस बी का फर्स्ट ऑर्डर उठा लूंगा मैं, विच इज साइन कॉस। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, लगा देते हैं सर। तो इट इज 2 साइन a प्लस बी, 6 2 8 x बाई 2 यानी कि 4x इंटू कॉस a माइनस बी 2x माइनस 6x माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस का 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए यहां पे अगर मैं 2 साइन 4x कॉमन ले लूं तो ये 1 रहेगा, है ना? सॉरी, यहां पे अच्छा cos माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा ही होता है, तो इट विल बी cos 2x, राइट, और प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, 20 फॉर्मूले तो आपने लिख लिए, ये 2 फॉर्मूले मोस्ट पावरफुल फॉर्मूले हैं, राइट। हालांकि ये हैं उन्हीं में से निकला हुआ, जैसे cos 2x को हम लोग लिखते हैं ना, इट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इस तरीके से ये हमें काम बहुत कम आता है, इस तरीके से ये हमें कम काम आता है। ये cos 2x का फॉर्मूला है, इसकी दोनों फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाई थी, अभी दिखवाई थी। तो ये ऐसे बहुत कम काम आता है। ये -1 अगर उधर चला जाएगा तो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है। ये बहुत काम आने वाली फॉर्म है। ऐसे ही 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x आता है। तो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत काम आने वाली फॉर्म है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 1 माइनस cos 2x, है ना, माइनस बेसिकली नेगेटिव काम, सिन है, पाप है, तो साइन आ गया, राइट है क्या? तो उसका जो अदर टर्म है वो तो प्लस में, मतलब 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जब नेगेटिव है तो नेगेटिव इज अ सिन, तो इसलिए सिन आ गया, राइट है क्या? ऐसे करके कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2x को अगर हम देखेंगे बच्चों बहुत ध्यान से, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? इट इज 1 प्लस cos 2x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x। सो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x, है ना। दिस इज व्हाट आवर RHS इज। तो ऐसे ही सिंपल कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज लगा लगा के व्हाट वी डू, हम लोग LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देते हैं ना। तो ये मैंने राइट साइड में यहाँ आइडेंटिटी लिख रखी है। क्लियर है क्या सर? जल्दी से बता दीजिए ना प्लीज। सभी को सभी चीजें क्लियर हो रही हैं? आर यू गाइज एंजॉइंग कि हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री अब खत्म होने वाला है सर? देखो 90 मिनट्स में तो कम से कम हम कोशिश करेंगे ही ना कि हमारा सभी चैप्टर्स खत्म हो, है ना। क्योंकि अगर मैं मान लो उसकी लेंथ को घटाने की कोशिश करूंगा या फिर मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की फालतू की बकवास करूंगा, तो सही मायने में ना, मतलब आप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करना चाह रहे हो, राइट है क्या, वो आप कर नहीं पाओगे। मतलब आप सारे, या तो क्वेश्चंस बहुत सारे मिस हो जाएंगे, फिर वही 50-60 मार्क्स आपके आएंगे, और उससे बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि 11वीं की मार्कशीट कोई पूछ नहीं रहा है आपसे। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि एक 12वीं में अगर जाना ही है ना भाई, 12वीं में तो सब लोग जाएंगे ही, तो कम से कम 11वीं से कुछ ऐसा अचीवमेंट लेके जाएं कि हाँ यार मैंने 11वीं में भी फोड़ दिया था, ठीक है। तो वो वाला अचीवमेंट जब आप लेके जाओगे ना, तो 12वीं की एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना।
भैया आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है, जैसे दिस इज़ अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो आसानी सवाल है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ये मैंने लिया इसलिए है क्योंकि यथा स्थिति में तो इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर मैं ये कह दूं कि यार मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मान ले रहा हूँ ना, कुछ टीचर्स हालांकि ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं भाई आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है नहीं लगा सकते हैं, अरे चचा हमको प्रूव ही दिस इक्वल टू दिस करना है, तो कोई चीज़ होगी इक्वल तभी हम प्रूव भी कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिस अपॉन दिस, है ना, इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन कॉट 4x, मान लो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं ये भी प्रूव कर दूंगा, तो ऐसे प्रूव करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं LHS जब सॉल्व करूंगा तो देखिए बहुत ध्यान से, साइन ए प्लस साइन बी तो 2, अब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में पहला ऑर्डर साइन कॉस का होता है, तो साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी यानी कि 2x बाई 2 अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, तो अब वही है 2 साइन ए माइनस बी में सेकेंड ऑर्डर लेंगे कॉस साइन का, तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी, 5 में से 3 का 2x बाई 2, ठीक है। तो सर ये इससे ख़त्म हो गया, एंड व्हाट वी हैव गॉट इट्स साइन 4x कॉस x अपॉन कॉस 4x साइन x, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि कॉस x अपॉन साइन x, है ना, और ये कॉस 4x अपॉन साइन 4x, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी नज़र होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे कि मुझे राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है। तो cos x अपॉन साइन x को मैं cot x लिख सकता हूँ, और यहाँ पे cos 4x अपॉन साइन 4x को cot 4x लिख सकता हूँ, एंड हेंस दिस इज इक्वल टू माई RHS। सो इफ दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, राइट है क्या? जल्दी जल्दी से बताइएगा सर। ऑल राइट, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलिए अब क्या करने वाले हैं सर हम लोग, है ना, जस्ट अ फ्यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। अब अच्छे वाले लेते हैं थोड़े से ना, 3.3 में जो थोड़े डेंजरस टाइप्स से हैं उनको भी ले लेते हैं ना। तो ये एक हल्का फुल्का क्वेश्चन करेंगे आई थिंक, और उसके बाद हाँ अब थोड़े ठीक से आ जाने शुरू हो जाएंगे ना, जैसे ये वाला पर्टिकुलरली, ये वाला पर्टिकुलरली, ये वाला पर्टिकुलरली, और ये वाला पर्टिकुलरली, है ना, ये सब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद खत्म हो जाएंगे ना, इसके बाद अच्छा ये लास्ट वाला ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये हमने 1 2 3 4, मतलब ये 4 क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, बाकी तो ये 2 तो थोड़े इजी ही हैं। तो 5-6 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन दिस सेशन विल बी ओवर बच्चों, राइट है क्या? वेरी वेरी गुड। चलिए सो क्या करेंगे सर, प्रूव दी फॉलोइंग। अब इसमें देखो साइन ए माइनस साइन बी मैंने ले लिया, तो इट इज साइन ए माइनस साइन बी, इट इज 2। अब साइन ए माइनस बी में सेकेंड ऑर्डर कॉस साइन का आएगा, तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी यानी कि माइनस का 2x बाई 2, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या, क्योंकि उससे एक आइडेंटिटी बन रही है। मेरा देखिए मेरे को नहीं पता कि ऐसे ही करना है सॉल्व, बट मैं क्वेश्चन को उस डायरेक्शन में सॉल्व करता हूं जिस डायरेक्शन में वो इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है ना। तो एक नेगेटिव कॉमन लेने से एक सिंपल फॉर्मूला बन रहा है, दैट्स वाई मैंने ये काम किया है, ठीक है। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज 2 cos 4x बाई 2 यानी कि cos 2x। अच्छा ये साइन माइनस एक्स है, और साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक नेगेटिव हमने लिया हुआ है, और ये cos 2x का फॉर्मूला है सर। सो देखो ये तो इससे ख़त्म होके और हमारे पास सीधा इसने RHS दे दिया 2 sin x। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है सर। क्यों लिया आपने पता नहीं, जब मैं ले रहा था तो मुझे लग रहा कि भाई अच्छा ही क्वेश्चन होगा,
हाँ, लेकिन ये तो आसान निकला। खैर एनीवेज, क्वेश्चंस तो सारे ही आसान है, बट ये है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा दर्द दे जाते हैं ना, कि थोड़ा सा हमारी एनर्जी ज़्यादा ले जाते हैं, राइट है क्या। चलिए, ये भी जो सवाल है बच्चों, ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस वन एंड दिस वन, मतलब ये दो टर्म एक साथ लो और ये दो टर्म एक साथ लो, देन ये क्वेश्चंस इजीली हमें राइट हैंड साइड वाली टर्म दे देगा। सो एलएचएस देखते हैं। मान लीजिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ लेते हैं, cos a प्लस cos b, तो क्या लिखेंगे भैया हम लोग इसमें, 2 cos a प्लस b 4x प्लस 2x 6x/2, ठीक है। एंड cos a प्लस b में, cos a प्लस b में फर्स्ट टर्म क्या होती है, cos a cos b, तो सेकेंड टर्म भी cos ही होगी, तो 4x माइनस 2x यानी कि 2x/2 प्लस cos 3x ये अलग रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ यहां पे sin 4x प्लस sin 2x, तो 2 sin a प्लस b में sin a प्लस b यानी कि 6x/2 cos a माइनस b यानी कि 4x माइनस 2x गए, तो यानी कि 2x/2 प्लस sin 3x, ठीक है। तो अब देखते हैं सर क्या आता है यहां पे, इट्स 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, और यहां पर आएगा 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। तो देखो सिंपल फॉर्मूला लगा के काम चल गया सर, है ना, सिंपल फॉर्मूला लगा के काम चल गया, ठीक है। तो cos 3x कॉमन लेंगे तो इट इज 2 cos x प्लस 1, और sin 3x कॉमन लेंगे तो इट्स अगेन कमिंग आउट एज 2 cos x प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल होके गिविंग अस cot 3x, और यही हमारा RHS है, ठीक है। यही हमारा सर जी क्या है, RHS है, ठीक है। क्लियर है क्या। तो अब हम लोग अपने फाइनल 4 क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर रहे हैं, जो कि थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था। तो फाइनल 4 क्वेश्चंस करते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी सीखनी पड़ेगी, बल्कि 2 आइडेंटिटी सिखा देता हूं कि cot a प्लस b क्या होता है भैया, इट इज cot a cot b माइनस 1, राइट है क्या। बेसिकली इट इज cot a cot b माइनस 1, इट इज cot a प्लस cot b। और दूसरी आइडेंटिटी है cot a माइनस b, अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो इट इज cot a cot b प्लस 1, ठीक है, अपॉन cot b माइनस cot a ना, ये रहता है सर, ठीक है। तो ये 2 एडिशनल आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी हैं, इसको भी आप याद कर लेना, उसके तहत ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मेरे को ये प्रूव करना है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे बहुत तरीके से देखा कि यार यहाँ पे 2x की टर्म्स हैं, x की टर्म्स हैं और 3x की टर्म्स हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ cot 3x बराबर cot x प्लस cot 2x, सॉरी x प्लस 2x। और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ क्या कि cot x cot 2x माइनस 1, है ना, सिंपल cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा के, अपॉन cot a प्लस cot b, क्या बोलती पब्लिक, ठीक है, अपॉन cot a प्लस cot b, राइट है क्या सर। सो अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो मेरे पास सिंपली ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो इट इज cot x cot 3x प्लस cot 2x cot 3x बराबर cot x cot 2x माइनस 1, है ना, यही आ जाएगा। और एग्जैक्टली अगर मुझे ऊपर वाली क्वांटिटी लानी है तो मैं लिखूंगा भैया cot x, है ना, ये माइनस 1 इधर ले जाऊंगा और बाकी तरफ चीजें उधर ले जाऊंगा, तो cot x cot 2x, ठीक है, माइनस cot 2x
कॉट 3x माइनस कॉट x कॉट 3x बराबर 1। ठीक है, तो कुछ नहीं किया सर, मैंने ये वाली टर्म्स उधर ले गया और -1 उधर ले गया है ना, और उसको रीराइट कर दिया। सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, वंडरफुल। ठीक है, चलिए, तो इस बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने आपको ये फॉर्मूले दोनों याद करने को मिल गए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? अब हमें ये से ये प्रूव करना है यार, है ना। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? tan 4x, तो LHS में अपन ने क्या किया, अगर मैं इसको tan twice of 2x लिख दूं तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। और ये स्ट्रक्चर देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि यार मेरे को tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। तो भैया tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? इट्स tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको भी मैं फर्दर क्या कर सकता हूं, tan 2x को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और यहां पे भी tan 2x को मैंने लिख दिया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मेरे को फाइनली क्या वैल्यू दे देगा, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तो एलसीएम लेके भी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर x, और अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये से ये खत्म हो गया। ठीक है, नाउ ये अब ऊपर चला जाएगा तो व्हाट इट विल कम आउट एज 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 10 पावर 4x और माइनस 2 tan स्क्वायर x, तो माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो माइनस का 6 tan स्क्वायर x हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, और यही हमें निकालना था, तो ये RHS के बराबर हो गया। तो चीज़ें आसान हैं, लेकिन अगर हम लोग नहीं करते हैं एग्ज़ाम से पहले एक आधी बार, तो फिर हमें वो थोड़ी सी टफ लगने लगती हैं। राइट है क्या सर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ऑल राइट, आ रहा है आपको समझ में? हाँ जी सर जी, चलें क्या नेक्स्ट सवाल पे चलें? चलिए, सो 2 मोर क्वेश्चंस। ये तो इजीली ही दिख रहा है हमें कि कैसे ला सकते हैं भैया। आपको पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाता है। और अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो जाता है। तो अगर मैं इस LHS में मान लो ये cos 4x है, तो मैं अगर इसको लिख दूं cos 2 थीटा और मैं इसको लिख दूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ये अगर हमारा थीटा है,
और अब यहाँ पे इस cos 2x को भी मैं क्या लिख दूँ, क्योंकि मुझे जिस तरह की चीज़ें लानी है, अच्छा जिस तरह की चीज़ मुझे लानी है, अब मुझे दिख रहा है कि यार नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, तो बेसिकली मुझे इसको 1 माइनस की तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, बेसिकली मुझे ये वाला फॉर्मेट लेके चलना पड़ेगा, है ना। थीटा तो मेरा ये है। अब मैं यहाँ पे बच्चों, मुझे पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 sin x cos x। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, साइन 2x को क्यों एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली टर्म लेके आनी है सर, ठीक है। तो साइन 2x को भी मैंने क्या लिख दिया, 2 sin x cos x, और इसका भी होल स्क्वायर है ना, साइन 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और यही तो हमारा RHS है। तो ये क्वेश्चन जो लास्ट वाले थे, ये थोड़े से देखने में टफ लगते हैं, बट हैं सुपर इजी सवाल हैं सर। ठीक है क्या सर, जल्दी से बता दीजिए ना प्लीज, राइट है क्या? ठीक है, आगे चलें क्या? हैं जी भाई साहब, आगे चलें क्या? चलिए तो आगे चलते हैं। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, उसके बाद मामला खत्म, राइट है क्या? तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने ये वाली फॉर्म खोल दी थी, अब अगले क्वेश्चन में हमें ये वाली फॉर्म खोलनी है, क्योंकि सब कुछ समथिंग -1 की तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे cos 2x का सिंपल एक फॉर्मूला 2 cos square x - 1 हमें याद रखना है, एंड हमारा गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सर जी चलते हैं सर जी। इस LHS को जब लेंगे तो ये cos 6x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos twice of 3x, यही मेरा थीटा हो गया। तो cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अच्छा मेरे पास cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस, है ना, 3 cos x लिख दूं, यस ठीक है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो वो जैसे ही मैंने यहां पे लगाया cos 3 थीटा, इट्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, क्योंकि मुझे पता है कि वन ऑफ द टर्म की पावर 6 गई भी है, तो डेफिनेटली cos 3x खोला ही खोला होगा, राइट है क्या? सो अब हम लोग फाइनली देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos पावर 6 ठीक है, प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6 चौक 24, है ना, ab यानी कि cos पावर 4x और -1। जब इस 2 की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपको एग्जैक्टली ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हेंस दिस इज इक्वल्स टू RHS। आई थिंक आई हैव गिवन माई बेस्ट टू मेक यू गाइज रिवाइज्ड योर एंटायर क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। गाइज प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है आपको ये लेक्चर, है ना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर के इसी तरीके से फाइनल एग्ज़ाम वाले वन शॉट के अंदर, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करेंगे ना। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद वी हैव लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो चैप्टर छोटे छोटे ही हैं, तो वी विल बी एबल टू कंप्लीट देम वेरी वेरी फास्ट। ठीक है सर, जल्दी से बता दीजिए प्लीज़। ऑलराइट, तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सी यू वेरी सुन देन, बाय बाय।